हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या इसको हम अरिथमेटिक सीरीज भी कह सकते हैं। हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी या सतत श्रेणी। यहाँ पर हम एक नया चैप्टर लेंगे जो अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़ा है। इट इज़ एज फ्रेश फॉर यू एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वॉज। तो चैप्टर 5 जो है आप कक्षा 10 में पहली बार पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। सीरीज या श्रेणियाँ आपने रीजनिंग के सवालों में बहुत देखी होंगी। कई सारे नंबर्स होते हैं जो एक सीक्वेंस में लिखे होते हैं, आपको इस सीक्वेंस को डिकोड करके अगला नंबर गेस करना होता है या मिसिंग टर्म को गेस करना होता है। वहाँ पे आपको पैटर्न ढूंढना होता है। और नेचर में भी जैसा कि बुक में लिखा है, कई घटनाएं या कई चीज़ें पैटर्न फॉलो करती हैं, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ और होल्स ऑफ हनी कॉम। मधुमक्खी के छत्ते का यदि शेप गौर से देखेंगे तो वो हेक्सागन बनता है। कई चीज़ें कुदरत में, प्रकृति में एक पैटर्न को लिए होती हैं और उस पैटर्न में कोई ना कोई मैथमेटिकल रहस्य छुपा होता है। जैसा कि कहा भी गया है कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। तो इस पैटर्न फाइंडिंग वाले कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम इसको एक स्ट्रक्चरल वे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के माध्यम से। यहाँ पे हम डे टू डे लाइफ के कई सारे इंस्टेंसेस देखेंगे जिनमें कोई क्रम या पैटर्न फॉलो होता है। एग्जाम्पल है, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। शी हैज़ बीन ऑफर्ड ए जॉब विद स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8,000 विद एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 रुपीज़ इन हर सैलरी। तो अब शुरुआती सैलरी 8,000 है और हर साल 500 रुपये की इंक्रीमेंट या जिसको हम अप्रेजल भी कहते हैं ये होगी। तो आप जान सकते हैं कि क्रमवार इसकी सैलरी किस तरह से बढ़ती जाएगी। पहले साल में 8,000 थी, अगले वर्ष में 8,500 हो जाएगी क्योंकि 500 बढ़ गई है, जैसे कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा था। फिर 500 और बढ़ी, तो हर साल 500 बढ़ते बढ़ते ये एक सीक्वेंस में संख्याएं बनती जाएंगी। सीक्वेंस कहें या सीरीज कहें, ये हायर मैथमेटिक्स में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये अभी शुरू होगा और आगे तक चलता रहेगा। अभी तो अरिथमेटिक सीरीज़ है, आगे और भी कई कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट या इंटरेस्टिंग सीरीज़ आती जाएंगी। और जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं वो ध्यान दें कि सीरीज़ के क्वेश्चन इनवेरिएबली हर परीक्षा में आते हैं और सीरीज़ का सबसे सरलतम भाग है, अध्याय है अरिथमेटिक सीरीज़ या समानांतर श्रेणी या सतत श्रेणी। ध्यान से देखें, लेंथ ऑफ रंग्स ऑफ ए लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर। एक रूप से 2 सेंटीमीटर की गिरावट हो रही है, इसकी लंबाई में कमी आती जा रही है। तो बॉटम रंग अगर 45 सेंटीमीटर का है इस सीढ़ी में, फिगर 5.1 में जो बॉटम का जो रंग है ये अगर 45 सेंटीमीटर है और सक्सेसिवली 2-2 सेंटीमीटर कमी होती जा रही है, तभी वो सीढ़ी ऊपर जाके टेपर करेगी या कन्वर्ज करेंगे उसके दोनों लेग्स। तो उसके जो रंग्स की लेंथ क्या बनाएगी, एक पैटर्न नज़र आएगा। 45 घट के 43 हुआ, 2 माइनस हो गया, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ। इस प्रकार आप देखिए ये एक पैटर्न या सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिनमें लगातार 2 लेस होता जा रहा है। पिछले एग्जाम्पल में देखा था आपने 500 बढ़ रहा है, यहाँ पे आपने देखा 2 घट रहा है। ये दोनों ही एक प्रकार की श्रेणियां हैं, सीक्वेंसेस हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। सेविंग स्कीम में द अमाउंट बिकम 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। हर 3 साल में 5/4 या कोई राशि अपने का सवा गुना हो जाती है। दिस इज 1.25, 125%, यानी 100% में 25% जोड़ दिया तो सवा कहेंगे हिंदी में। तो अगर शुरुआती राशि 8,000 थी और हर 3 साल में आपको ये वृद्धि मिलनी है, 5/4 हो जाती है, तो ये 8,000 वाली राशि धीरे धीरे 3-3 साल में इस प्रकार बढ़ती जाएगी। पहले वो हो जाएगी 10,000, 8,000 में उसका 1/4 जोड़ा, 1/4 होता है 2,000, जब जोड़ा तो मिला 10,000। अब 10,000 में उसका 1/4 जोड़ा तो 12,500 हो गया। फिर 12,500 में उसका 1/4 जोड़ा या इस संख्या को 5/4 से गुणा कर दिया,
5/4 से हर नंबर 3 साल बाद 5/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इफ़ यू चेक फ्रॉम कैलकुलेटर या वर्बल भी, मेंटल मैथ से भी, तो आप देखिएगा ये नंबर सक्सेसिवली 5/4 टाइम्स हो रहे हैं, जैसा कि सेविंग स्कीम की कंडीशंस दी हुई है हर 3 साल बाद। तो यहाँ भी एक श्रेणी बन रही है, यहाँ भी एक सीक्वेंस बन रही है। ओके, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स इन स्क्वायर्स विद साइड 1, 2, 3 यूनिट्स आर रेस्पेक्टिवली। अब स्क्वायर दिए हैं, यूनिट स्क्वायर अगर साइड 1, 2, 3 है, साइड अगर 1 है तो यूनिट स्क्वायर इसमें 1/1 का एक ही होगा, क्योंकि अपने आप में ही ये आकृति एक यूनिट स्क्वायर है। अगला 2/2 का यूनिट स्क्वायर, उसमें 4 यूनिट स्क्वायर नजर आएंगे। 2/2 का पेरेंट स्क्वायर है तो 4 यूनिट स्क्वायर है। 3/3 का पेरेंट स्क्वायर है तो 9 आपको यूनिट स्क्वायर मिलेंगे। यहाँ भी एक श्रेणी या सीक्वेंस बन रही है, सीरीज बन रही है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये भी एक पैटर्न है। इस तरह के सवाल आपने किए होंगे रीजनिंग वाली परीक्षाओं में, जहाँ तर्क शक्ति की परीक्षा होती है। ओलंपियाड या एनटीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओलंपियाड तो नहीं, एनटीएससी में आते हैं। शकीला पुट 100 रुपया into her daughter's money box when she was 1 year old and increased the amount by 50 रुपया every year। अब हर साल 50 रुपीज़ में की बढ़ोतरी की जा रही है सेविंग्स में। तो रेस्पेक्टिवली पहले 100 थी, फिर अगले साल 150 हो गई, फिर 50 बड़ी 200 हो गई, फिर 250 हो गई रेस्पेक्टिवली। उसकी गुल्लक में पैसे के बढ़ने का ये क्रम होगा। यहाँ भी आपको एक सीक्वेंस, एक पैटर्न नज़र आएगा। हर जन्मदिन पर वो राशि बढ़ रही है, एक कंटिन्यूसली एक फिक्स्ड अमाउंट से 50 रुपये से बढ़ती जा रही है। आपने विज्ञापन देखे होंगे म्यूचुअल फंड, उसमें कहते हैं हर महीने इतना इतना इन्वेस्ट करो, तो वहाँ भी एक सीक्वेंस की बात होती है। वो सीक्वेंस भी एक मैथमेटिकल सीक्वेंस है, अर्थमेटिक है कि नहीं वो हम बाद में देखेंगे। सेविंग में ये कंसेप्ट बड़े यूज़ होते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है या ईएमआई डिस्चार्ज करने की बात होती है। वहाँ पे आपको एक सीक्वेंस के तहत पैसा पे करना होता है या जमा करना होता है। तो रियल लाइफ में इसके बहुत एप्लीकेशन है। इस अध्याय के अंत में हम जो समरी करेंगे वो भी काफ़ी डिटेल्ड होगी और उसमें आप इसके और ज़्यादा आयाम समझ पाएंगे। ये बड़ी अच्छी सीक्वेंस है। पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन द फर्स्ट मंथ, इन सेकेंड एंड एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर। Each new pair of rabbits produce a new pair in second and month and every subsequent month। खरगोशों का एक जोड़ा पहले महीने में प्रजनन नहीं करता है और दूसरे मंथ और उसके बाद हर महीने एक नए जोड़े को जन्म देता है। यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगी ये बहुत ही खूबसूरत श्रेणी सीक्वेंस है। इसको फिबोनाची सीरीज कहते हैं। ये नंबर हैं 1, 1, 2, 3, 5, 8। ये डायनेमिक्स कैसे प्ले आउट करती है थोड़ा करके देखिएगा कि एक रैबिट ने पहले महीने में तो उसकी बराबरी रहा, उसके बाद उसने एक एक पेयर को जन्म देना शुरू किया। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ रैबिट्स एट द स्टार्ट ऑफ दीज मंथ्स फॉर्म अ पेक्यूलियर सीरीज विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज इन मैथमेटिक्स या सीक्वेंस। इसको फिबोनाची या फिबोनाची सीरीज कहते हैं। इसके बारे में आप सेपरेटली पढ़ सकते हैं गूगल से, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इससे बहुत सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट उपजते हैं। अभी जल्दी ही हमने गोल्डन रेशियो की बात भी की थी पिछले अध्याय में, तो उसका भी संबंध कहीं ना कहीं फिबोनाची सीरीज से है। आप गूगल पे अपने सामान्य ज्ञान के तौर पे पढ़ सकते हैं। एक मैथमेटिकल रीडिंग के रूप में आप खुद से रीडिंग असाइनमेंट ले सकते हैं। दिस इज़ फिबोनाची सीरीज, लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? आपने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि जितनी भी सीक्वेंसेस बन रही थी उनमें नंबरों की वृद्धि या तो कोई खास संख्या जोड़ने से हो रही थी, फिक्स नंबर जोड़ने से हो रही थी, या फिक्स नंबर घटाने से हो रही थी, या किसी संख्या से गुणा किया जा रहा था, या कहीं वो स्क्वायर्स में वेरी कर रहे थे। जैसे ये सवाल है रीना की एग्जाम्पल, इसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट से टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, 500 ऐड हो रहा है। यहाँ पर लैडर में एक फिक्स्ड नंबर से ये टर्म्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे 5/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है।
और अगला जो यूनिट स्क्वायर वाला एग्जाम्पल देखा वहाँ पे सीधे सीरीज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बन रही है। फिबोनाची की तो कहानी अलग है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं दिया गया है। ये शकीरा वाले एग्जाम्पल में अगेन 50 रुपीज़ से इंक्रीमेंटेशन हो रहा है, वृद्धि हो रही है सतत रूप से। फिबोनाची की अपनी अलग कहानी है, इसकी अलग फॉर्मूले होते हैं, जिसको हम कभी बाद में पढ़ेंगे। ये फिलहाल आपके स्कोप के बाहर है। In this chapter, we shall discuss one of these patterns in which succeeding terms are obtained by adding a fixed number to the preceding terms. इस अध्याय में हम केवल उन श्रेणियों को पढ़ेंगे जिसमें कोई भी टर्म अपने पिछले टर्म में कोई एक फिक्स रियल नंबर ऐड करने से प्राप्त होता है। We shall also see how to find their nth term and sum of number terms and use this knowledge in some daily life questions. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको वो श्रेणियां मिलेंगी जिनमें एडिशन के द्वारा वृद्धि हो रही है और एडिशन एक फिक्स संख्या से हो रहा है। जैसे 1 2 3 4 ये सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ये एपी है। शॉर्ट में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी कहा जाता है। पहला टर्म आपको पता है 1, अब हमेशा 1 जोड़ना है आपको। 1 में 1 जोड़ा, 2 + 1 3 + 1 4, इस प्रकार नेचुरल नंबर का पूरा सेट बन जाएगा, इन्फिनिट सेट बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल है 100 70 40 10। देखिए आप 30 लेस हो रहा है या -30 जोड़ रहा है। एक फिक्स रियल नंबर शुरुआत के टर्म में जोड़ा जाएगा और अगले हर टर्म में जोड़ जोड़ के उसको अगले टर्म्स प्राप्त किए जाएंगे सक्सेसिवली। -3 -2 -1, यहाँ भी देखिए 1 जोड़ रहा है, शुरुआती टर्म -3 लिया चला से शुरुआत की गई, आप 1 जोड़ते चले जाएंगे तो आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगी। 3 3 3, अगेन हम कह सकते हैं कि अगर रियल नंबर जोड़ने की बात है तो 0 भी एक रियल नंबर होता है। यहाँ पे अब 3 में 0 जोड़ा, 3 मिला, फिर 0 जोड़ा, यानी कोई एक फिक्स नंबर आपको जोड़ना है विच शुड बी अ रियल नंबर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रैशनल, इर्रेशनल एंड जीरो, कुछ भी हो सकता है। इट शुड बी अ रियल नंबर विच इज एडेड इन एनी टर्म एंड सक्सेसिवली देयर आफ्टर। ईच ऑफ दीज नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म and terms are nothing but members of the series or sequence. अब प्रश्न ये उठता है, given a term can you write the next term in each of the list above? If so, how you will write? Perhaps by following the pattern or rule. Let us observe and write the rule. पहली सीक्वेंस का रूल है कि 1 जोड़ा जा रहा है, दूसरे में 30 माइनस किया जा रहा है, तीसरे में अगेन 1 जोड़ा जा रहा है और चौथे में ऑल द टर्म्स आर लिस्ट आर 3 एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0। ठीक है, क्योंकि आपने इन टर्म्स में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है तो आप 0 कह सकते हैं, जोड़ा जा रहा है। अगले में -½ जोड़ा जा रहा है या हाफ माइनस किया जा रहा है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन वस्तुतः एक ही ऑपरेशन है। अगर हम नेगेटिव नंबर्स को देखें, क्या कंसेप्ट समझ लें। ओके, in all the list above we see that successive terms are obtained by adding a fixed number. Such list of numbers is called arithmetic progression या arithmetic series। पहले तो आप इस बुनियादी या आधारिक कंसेप्ट को समझ लें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्चुलाइजेशन या अवधारणा कैसे शुरू होती है और इनका निर्माण कैसे किया जाता है। ये बेसिक्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आगे इसमें धीरे धीरे कंसेप्ट्स कॉम्प्लिकेट होंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में होता है। छोटी सी बात शुरू की जाती है और बाद में वो वट वृक्ष बन जाता है, बरगद का पेड़। तो यहाँ पे पहले आप इस छोटी सी बात को बहुत गौर से समझें, इसीलिए मैं बहुत ही धीमी गति से, मंद गति से, मंथर गति से चल रहा हूँ, ताकि कहीं कोई संशय ना रहे। गणित में जब भी कुछ नया शुरू हो तो अत्यंत धीमी गति से चलें, क्योंकि तेज गति से चलने में मैथ्स में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। जब सवाल गलत होंगे तो आपका मन हट जाएगा, आप हतोत्साहित होंगे, तो उससे बचने के लिए गति धीमी कर लें। जिस प्रकार आपने देखा होगा, जब गाड़ी बैक की जाती है या सकरी गली से गाड़ी निकाली जाती है तो उसकी स्पीड बहुत ही कम कर दी जाती है, क्योंकि धीमी गति पे यदि टकराव भी होगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे समझें, इन बातों को 4 बार रिवाइज करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। So an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term.
एंड दिस फिक्स्ड नंबर, जो कि इंक्रीमेंट कहेंगे इसको, या वृद्धि वाली संख्या जो है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इट शुड बी अ रियल नंबर, दैट्स ऑल। इतना ही कहना पर्याप्त है कि ये एक रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। कक्षा 9 में शुरुआत हुई थी पहले चैप्टर से, और कक्षा 10 का तो पहला चैप्टर ही रियल नंबर्स था। अब यदि वो डिफरेंस पॉजिटिव है तो आप देखेंगे एपी की संख्याओं में वृद्धि हो रही है, जैसा कि पहला एग्जाम्पल है। और यदि वो कॉमन डिफरेंस या वो इंक्रीमेंटेशन नेगेटिव है तो एपी घटती जाएगी, डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एपी कह सकते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बढ़ती हुई या घटती हुई सतत श्रेणी। और कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस। अब एपी के टर्म्स को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और सबस्क्रिप्ट 1 2 3 4 लगाते हैं। देन द एपी बिकम्स लाइक दिस: A1, A2, A3, A4, AN। ये n टर्म्स हैं या n पद हैं इस सतत श्रेणी के। और गौर करें कि यदि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को आपका डिफरेंस लेंगे, A2 माइनस A1 करें या A1 माइनस A2 भी कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा जो एक कांस्टेंट नंबर, A2 माइनस A1 भी वही मिलेगा, A3 माइनस A2 भी वही मिलेगा, और AN माइनस AN माइनस 1 भी वही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो श्रेणी AP नहीं कहलाएगी, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर है कि उसका कॉमन डिफरेंस वास्तव में कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, जो किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का अंतर होता है, मैथमेटिकल डिफरेंस। A1 A2 के बीच भी वही अंतर होगा, A2 A3 के बीच भी वही डिफरेंस होगा, A3 A4 में भी वही अंतर होगा, A4 A5 में भी वही अंतर होगा, A7 A8 में भी वही अंतर होगा, A20 A21 में भी वही अंतर होगा, A89 A90 में भी वही अंतर होगा, D, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो ये सिंबल्स हैं। फर्स्ट टर्म को A1 लिखा और कॉमन डिफरेंस को D लिखा। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जिन पे जरा गौर करते हैं। हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ स्टूडेंट्स, मॉर्निंग असेंबली में जब खड़े किया जाता है आपको, तो आपकी हाइट के क्रम में खड़ा किया जाता है। तो 147, 148, 149, 157, लिटिल अनरियलिस्टिक, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली ऐसा हो तो सकता ही है कि सेंटीमीटर में एग्जैक्ट हाइट्स इतनी हो और इसी क्रम में आपको खड़ा किया जाए। मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर ए वीक इन मंथ ऑफ जनवरी इन ए सिटी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तापमान -3.1 था, फिर -3.0 हुआ, फिर -2.9 हुआ। तापमान बढ़ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको रखा गया है। अक्सर आप देखें मौसम विज्ञान में, जब अखबार में या गूगल पे आप वेदर चेक करेंगे तो पूरे महीने का फोरकास्ट होता है, वहाँ भी कोई पैटर्न बन रहा होता है। नॉट एग्जैक्टली ऑलवेज AP, हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि AP बने, लेकिन कोई ना कोई पैटर्न या सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक सिंप्लीफिकेशन का सहारा लिया गया है। न्यूनतम तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में जनवरी के हफ्ते में ऐसे रिकॉर्ड किया गया और ऐसे रिपोर्ट किया गया किसी एक हाइपोथेटिकल पैरेलल यूनिवर्स में, जहाँ चीज़ें काफ़ी एग्जैक्ट होती होंगी। बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ टोटल लोन ऑफ 1000 एवरी मंथ इज, 5% आपको पे करना है तो कितना पैसा बचेगा? 950 बचेगा पहले, फिर 900 बचेगा। भाई 1000 का 5% हुआ 50 रुपये, तो बेसिकली 50 रुपये कम होता जा रहा है। ठीक है, ये भी एक AP हुई। कैश प्राइजेस टॉपर्स को दिए जा रहे हैं 200, 250, 350, इस तरह से। ये भी 50 से बढ़ने वाली एक AP है। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 50 है। कॉमन डिफरेंस नोटिस करते चलें, हमेशा आप एक कांस्टेंट नंबर ही पाएंगे। वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव होगा, बट होगा एक वो रियल नंबर। यू कैन सी दैट AP का जो फॉर्मुलेशन है वो कुछ इस तरह का एक रूप, एक जनरल फॉर्म नजर आएगा आपको। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ये शुरुआती टर्म A है, उसके बाद पहली एक बार D जोड़ा, फिर 2 बार D जोड़ा, फिर 3 बार D जोड़ा। इसको हम AP का जनरल फॉर्म कहते हैं, जहां पे स्मॉल a इज इनिशियल टर्म, द फर्स्ट टर्म, एंड स्मॉल d इज कॉमन डिफरेंस।
अब इस श्रेणी में अगर अनगिनत टर्म है तो उसको इनफाइनाइट एपी कहेंगे, और अगर गिनती के कुछ टर्म है तो उसको फाइनाइट एपी कहेंगे, डिपेंडिंग ऑन द केस ऑफ क्वेश्चन। अब एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या चाहिए है? जिस प्रकार ट्राइंगल को डिफाइन करने के लिए आपको कम से कम 3 एलिमेंट बताने चाहिए, उनमें से कोई एक साइड जरूर होना चाहिए, उसी प्रकार मिनिमम इंफॉर्मेशन, मैंने पहले भी कहा था मैथमेटिशियंस आर मिनिमलिस्ट, वो कम से कम सूचना याद रखते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें डेराइव या डिड्यूस कर सकते हैं। तो मिनिमलिज्म इज ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ भी देखते हैं व्हाट इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन यू नीड टू डिफाइन एन एपी। एक सतत श्रेणी को बताने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए न्यूनतम क्या सूचना आपको चाहिए होगी? आपको कम से कम शुरुआती टर्म और कॉमन डिफरेंस डी पता होना चाहिए, और इन्हीं दो चीज़ों को इस एपी का या किसी भी एपी का इन जनरल डिफाइनिंग फीचर्स कहा जा सकता है। जिस प्रकार त्रिभुज की रचना के लिए आपको साइड और एंगल का 3 एलिमेंट्स पता होने चाहिए इंक्लूडिंग वन साइड, तो वो डिफाइनिंग फीचर्स हो गए। सर्किल के लिए उसका सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। यूक्लिड का पोस्टुलेट कहता है कि सेंटर और रेडियस पता होना काफ़ी है, उससे सर्किल की रचना की जा सकती है। ओके, स्क्वायर के लिए आपको बस एक साइड लेंथ पता होनी चाहिए, बाकी ये अज्यूम्ड है, ये तो पता ही होता है बाय डेफिनेशन, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। उसी प्रकार एपी के भी कुछ डिफाइनिंग फीचर्स हैं, वो दो ही हैं। पहला टर्म और किस डिफरेंस के साथ बाकी टर्म्स बढ़ते जाएंगे सक्सेसिवली, उसको ए और डी कहा जाता है, ये सिंबल्स हैं। अब यदि ए और डी बता दिया जाए तब आप एपी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर ए 6 है और डी 3 है तो आप 3 जोड़ते जाओ, 6 से शुरुआत करो और डी जोड़ते जाओ। तो आपको इस रूप से भी चलो, a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो आपको 6, 9, 12, 15 ही प्राप्त होगा। यदि 6 है पहला टर्म तो दूसरा टर्म हो जाएगा a प्लस डी अर्थात 6 प्लस 3 9 आ जाएगा। तीसरा a प्लस 2d अर्थात 6 प्लस 3 का 2 गुना 6 प्लस 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा। तो a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये एपी के जनरल रूप हो गया। ए और डी पता होते ही आप श्रेणी लिख सकते हैं। अब अगर a 6 है और d -3 है, d नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिक्रीजिंग एपी हो जाएगी। 6 में -3 जोड़ा 3 आ गया, फिर -3 जोड़ा 0 आ गया, फिर -3 जोड़ा या 3 घटाया, इस प्रकार ये बढ़ती जाएगी, ये भी एक एपी बन गई। सिमिलरली बाकी एग्जाम्पल हैं, आप खुद देखें। यहाँ पे ये फ्रैक्शन भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे d 0 हो गया है, नथिंग टू वरी, क्योंकि रियल नंबर होना चाहिए। सो इफ यू नो a and d, you can list the AP. What about the other way around? If you are given list of numbers, then find a and d. सवाल घुमा के जरूर पूछा था मैथ्स में, दिस वे एंड दैट वे। आपकी अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, पूरी जानने के लिए उल्टा पुल्टा सब कुछ आपको आना चाहिए। सीरीज लिखना भी आना चाहिए और दी हुई सीरीज से ए और डी पता करने चाहिए, आना चाहिए। अगर आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स ये दी हुई है 6, 9, 12, 15, तो आप ए और डी बताइए। ए तो क्लियर है कि पहला ही टर्म ए होता है। डी निकालने के लिए आप दो क्रमागत पदों का अंतर ले लें, डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स विच विल बी कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे 3 आ रहा है, आप खुद चेक करके भी देख लें। सक्सेसिवली 9 - 6 करें तब भी 3 आएगा, 12 - 9 भी 3 आएगा, और 15 - 12 भी 3 आएगा। तो क्रमागत किन्हीं भी दो पदों का अंतर यदि कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से हम एक एपी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 है और इनिशियल टर्म ए 6 है। तो आपने एपी को लिखा भी, और एपी दी हुई एपी से आपने उसके ए और डी पहचाने भी। इन जनरल फॉर एन एपी वी हैव डी इज इक्वल टू ए के प्लस 1 माइनस ए के, वेयर ए के प्लस एंड ए के आर के प्लस 1th टर्म एंड kth टर्म रेस्पेक्टिवली। कोई भी दो क्रमागत टर्म हो जाएंगे, उनका अंतर ही कॉमन डिफरेंस होगा। डी द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म, इट हैज टू बी कांस्टेंट बीइंग डिफाइनिंग फीचर। अब अगर ऐसा नहीं है, कोई श्रेणी ऐसी लिखी है जिसमें
ये डी हमेशा कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे वो एपी नहीं है। एग्जाम्पल, अगर ये श्रेणी है, ये एक्चुअली फिबोनाची सीरीज है, ध्यान से देखें ये एपी नहीं है क्योंकि इसके क्रमागत दो पदों का अंतर कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी 0 है, 1 1 0 हो गया, 1 2 1 हो गया, 2 3 1 हो गया, 3 5 2 हो गया। तो जब डी कांस्टेंट नहीं है तो ये एपी नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। और ये क्या है इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है, कभी अगली कक्षाओं में इसको देखेंगे। एग्जाम्पल, एपी दी है, सवाल में दिया है कि एपी है, आपको इसका ए और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ए तो देख के ही बता देंगे, पहला टर्म ए होता है, 3/2 हो गया, और आपने दो टर्म्स का अंतर ले लिया तो आपको डी मिल गया, अगले से पिछले का अंतर ले लिया। We can find D using any two consecutive terms once we know that the numbers are in AP। अगर ये दिया है कि ये AP है तो हमें सारे टर्म्स के सारे पेयर्स का अंतर नहीं लेना है, हम ये मान के चलेंगे ये AP है तो इसका D कांस्टेंट होगा, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर ले सकते हैं, एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपको D दे देगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी AP है और क्यों नहीं है, जो है वो क्यों है और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। आपको देखना है जिस सीरीज में कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है वो एपी हो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। पहली सीक्वेंस एपी 4 6 10 6 16 6 22 ये एपी है, यस। दूसरी 1 -1 -3 -5 कांस्टेंट डिफरेंस है। तीसरी में 2 -2 -2 2 -2 ये एपी नहीं है क्योंकि इसमें कभी अंतर +2 है, कभी +4 है, कभी -4 है। ओके। चौथी श्रेणी में 1 1 1 2 2 2 3 3 3 कभी अंतर 0 है, कभी अंतर 1 है, कभी अंतर 1 है, कभी 0 है, तो ये भी एपी नहीं है। ये आप खुद से जांचिए, आसान है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, धीरे धीरे करें, गो स्लो, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार कंसेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे तो आप आगे इसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस बेहतर समझ पाएंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं। सवाल पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.1 बहुत आसान है। कहां पर एपी बनेगी कहां पे नहीं बनेगी, टैक्सी फेयर, हाँ 15 रुपये शुरुआत में है, उसके बाद हर किलोमीटर पर 8 रुपये बढ़ता जाएगा, तो 15 + 8 23 + 8 31 + 39 इस तरह बढ़ेगा तो एपी बन जाएगी। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप्स रिमूव 1/4, 1/4 कम हो रहा है ऑफ द रिमेनिंग एयर। थोड़ी आपको केमिस्ट्री की याद इसमें आ रही होगी। हर बार 3/4 बच रहा है बची हुई वायु का, तो अगर पहले 100 थी तो फिर 75 हो गई, फिर 75 का 3/4 कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए आप एक संख्या से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। आप कोई भी नंबर लेके चलें और सक्सेसिवली उसको 3/4 करते जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एपी नहीं बनेगी क्योंकि एपी में डिफरेंस दिया जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल after every meter when cost is 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। पहले मीटर की कॉस्ट है 150 और फिर सक्सेसिवली 50 रुपया बढ़ती जाती है प्रति मीटर, तो विजिबली आप बनाएंगे तो ए इसमें 150 आ जाएगा और डी आ जाएगा +50, ये एपी बन रही है। अगला सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसको आप करके देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में गुणा होता है ना कि योगफल, तो जहां मल्टीप्लिकेशन आ गया वहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, इसलिए ये एपी नहीं होगी। ये सवाल हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग समरी क्लास में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ एपी बनती है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, अगर ए और डी दिया है तो आप लिखते जाइए, ए + डी, ए + 2d, ए + 3d, और ये चारों एग्जाम्पल को हल कीजिए। अगेन राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, पहले दिया है कि एपी है और अगला सवाल है इनमें से कौन सी एपी है, किनमें कौन सी एपी नहीं है, यदि है तो डिफरेंस डी और ए पता करें। उसी प्रकार ये है 1 3 9 27, ये तो एपी नहीं है, यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ता जा रहा है, डी कांस्टेंट नहीं है।
A 2A 3A 4A, यहाँ पे D कांस्टेंट है, हमेशा A का ही अंतर आएगा। A स्क्वायर A क्यूब A4, यहाँ पे D कांस्टेंट नहीं है, ये P नहीं है। √2 √8 √18 √32, ये आप डिफरेंस लेके देखें। √3 √6 √9 √12, अगेन यहाँ भी डिफरेंस सेम नहीं आएगा। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यहाँ देखें 4 9 माइनस 1 8 हो गया, 25 माइनस 9 16 हो गया, यहाँ भी अंतर बढ़ता जा रहा है, तो D कांस्टेंट नहीं है। इसी प्रकार अगला भी ट्राई करें। ओके, तो हमने यहाँ समझा कि AP होती क्या है, AP की अवधारणा की मूलभूत अवधारणा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसके डिफाइनिंग फीचर्स A और D क्या होते हैं। अब इसके आगे हम इसका nth पद, nवां पद या nth टर्म पढ़ेंगे, और फिर AP के पदों का योगफल या समेशन ऑफ AP पढ़ेंगे। फिलहाल इस पहली क्लास को यहीं रोकते हैं। आप इसको बहुत धीरे धीरे रिवाइज कीजिए और बेसिक्स को समझिए। डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले। ओके, दिस क्लास इज ओवर।